बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ बैठे हुए हैं हफीज़ बलोच साईं, जो यहाँ का इंडिजिनस एक्टिविस्ट हैं काठौर के, जो कि एक बहुत अहम जद्दोजहद लड़ रहे रियल एस्टेट माफिया के ख़िलाफ़ में, क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ में, सरमायादारों जागीरदारों के ख़िलाफ़ में। और हमारे साथ डॉक्टर नोमान नकवी भी बैठा हुआ है, जो कि इन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं आपके क्लासेस में, आपके डिपार्टमेंट में, आपकी यूनिवर्सिटी में। तो आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करूँगा अपने इंट्रोडक्शन के साथ भी। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, एक आर्टिस्ट। मैं कारीगर कहता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर इन चीज़ों पे काम करता हूँ, तो मैं कारीगर हूँ, या आप आर्टिस्ट लफ्ज़ छोड़ दो। और एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हूँ, एंड ऑल्सो समवन जो कि इंडिजिनस राइट्स वालों के साथ हूँ। आई एम एन एलाई। आज हम कहाँ पर हैं, आप हमें थोड़ा बताएं कि किस जगह पे बैठे हुए हैं। ये इलाका गड्डाप का एरिया कहलाता है, इसका यूसी काठौड़ है। ये मल्लीर का एक मेन हब है, एग्रीकल्चर लैंड जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ अभी आपने देखे कि चारों तरफ दरख्त हैं, सब्जियां हैं। तो अभी हम काठौड़ में बैठे हुए हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि काठौड़ वो एरिया है जो कीर्तर नेशनल पार्क के साथ है, जहाँ ये प्रोटेक्टेड एरिया भी है। यहाँ से नदियों का एक बहुत बड़ा चेन है, जो आगे चल के थोड़ी दूर आगे चल के मल्लीर नदी का रूप धार लेते हैं। तो यहाँ पे 5 नदियाँ हैं जो अभी हम बैठे हुए हैं। 2 नदियाँ हमारी उस तरफ हैं, खद्दीजी और मोल। 2 हमारे इस तरफ हैं, जरंदू और लंगेजी, और एक और होता है थद्दो। एक तरफ हमारे डीएचए है और एक तरफ बैरिया टाउन है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो कराची के रहने वाले हैं, जब वो कराची के बारे में सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि कराची में दरिया है। ये नहीं कि सिर्फ एक है, ये नहीं कि सिर्फ मतलब लियारी है। एक तो लियारी है, दूसरा जो है वो मलीर है, और मलीर के साथ भी 5 और भी नदियाँ हैं। जब मैं ज्योग्राफी क्लास में था, तकरीबन 9 क्लास में, मैंने एक नक्शा में देखा लियारी नदी और मनीर नदी। तो मैंने अपनी टीचर से पूछा कि कराची में दरिया है, तो उसने कहा कि नहीं, ये दरिया नहीं है, ये सैलाइन है, ये समंदर है, ये समंदर का एक हिस्सा है जो अंदर जा रहा है। और अभी आप हमें बता रहे हैं कि कराची में नदियां हैं, बहुत सारे नदियां हैं। तो कराची के लिए, कराची शहर के लिए और इसी इलाके के लिए जो कि कराची शहर से थोड़ा दूर है, इनकी क्या अहमियत है? अच्छा, दुनिया में जितनी भी तहजीबें उभरी हैं वो नदियों के किनारे ही, दरियाओं के किनारे ही उभरी हैं, यानी कि पानी के किनारे तहजीबें परवान चढ़ी हैं। जो मल्लीर नदी की तहजीब, जो मल्लीर नदी का अगर आप देख लें तो पहले हम इसे दरिया कहते थे। अभी भी मेरे पास फुटेज हैं, अगर मैं आपको यह दिखाऊं तो वो एक विशाल दरिया की सूरत में बहता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसी मल्लीर नदी के साथ ही तहजीब ने जन्म दिया था। और ये अगर आप मल्लीर की तारीख देख लें, पहले यहाँ पे कराची का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप ग्लोरी ऑफ द ईस्ट जो मैंने आपको दिया, जो एक पूरी एक तहकीकी किताब है सर गुलशन कलमती की, उसमें आपको देखेंगे कि सिकंदर आज़म जब इस इलाके से गुजरा तो उसने भी उसे एक दरिया ही कहा था। ठीक है, तो ये एक दरिया के मानी दी था। वक्त और हालात ने और रियासती पॉलिसियों ने, सरमायादारों ने, रेती बजरी माफिया ने इसको एक नदी में कन्वर्ट कर दिया। पहले सारा साल इसमें पानी बहता था, 47 तक और 60 तक, बल्कि यहाँ नदी का पानी सारा साल जाके समंदर में गिरता था। रेती बजरी निकालने के बाद जो मेन आप कहते हैं रिसोर्सेज है ज़ेर ज़मीन पानी का, कराची में आज तक ज़ेर ज़मीन में जितना भी पानी है वो इसी नदी के बदौलत है। और तो ये जो पानी आपको कराची में आज भी मिलता है वो
इसी मल्लीर नदी की वजह से मिलता है। तो ये एक पूरी तहजीब थी, यहाँ मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। आपको यहाँ बुद्धा दौर के निशानात मिलेंगे मल्लीर नदी के साथ ही। आपको यहाँ पे 10वीं सदी के बाद यहाँ आसार मिलेंगे। आपको यहाँ पे शाह लतीफ़ बिठाई के कदम मुबारक मिलेंगे। आपको यहाँ पे सस्सी के कदमें मिलेंगी। यहाँ पे पुराना रूट जो कहते हैं कि जो ईरान से लेके बलूचिस्तान का बम्बोर तक लोग आते थे, ये रूट भी यहीं से होता था। तो ये तारीखी हवाले से बहुत रिच एरिया है। इसकी अहमियत कराची के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि कराची आज तक जो सांसें ले रहा है तो वो इसी इलाके की बदौलत है। इसी ये जो एनवायरनमेंट आप लोग देख रहे हो, इसी की वजह से कराची आज तक सांसें ले रहा है। इस एनवायरनमेंट को जब तबाह करने की कोशिश की गई 2000 के बाद, तो कराची में हीट वेव्स आना शुरू हुए, समंदरी हवाओं का रुकना बंद हो गया। उसका एक मेन रीज़न इस नदी को तबाह करने से, यहाँ के एनवायरनमेंट को, और दूसरी जो थेम और उसके वो जो दरख्त थे उनको तबाह करने से। तो कराची खुद इतना बड़ा वो नहीं है जिसके अंदर ना आपको पार्क मिलेंगे, ना आपको ऐसी खुली जो एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ दरख्त हो और कोई ग्राउंड हो। यही इलाका बचा हुआ है जो आज तक कराची को सांसें दे रहा है। ये जो आप बयान कर रहे हैं अवामिल, ये एक तरीके से पाकिस्तान में जो है वो बहुत ड्रामाई सूरत में हो रहे हैं। हाँ, तो कोई लगाम नहीं है ना जैसे, मगर एक तरीके से ये सारे की सारी दुनिया में ये अवामिल जारियां बड़ी तेजी से जारी है। और अब माहौलियाती तबाही अब तो पिछले 10 साल के अंदर अंदर ही इतनी तेज रफ्तार पकड़ चुकी है कि अब सारी दुनिया को ही नजर आता है कि अब दिखना शुरू हो गया ना कि क्या आने वाला है, मगर वो उसी पे गामजन है। मेरे लिए अफसोस की बात है कि दुनिया इस पे बात कर रही है, कमोबेश बात हो रही है, मुजाहरे भी हो रहे हैं। मेरे लिए बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में इस पे बात करने वाला उस तरीके से कोई नहीं है जिस तरीके से बात होनी चाहिए। जब तक बात नहीं होगी, जब तक हम डिस्कशन तक ये इस लेवल को नेशनल सतह तक नहीं ले आएंगे कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या हम माहौल को प्रायोरिटी देते हैं या नहीं देते, क्या हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, हमारी ज़राअत तबाह हो रही है, उसके रीज़न पे जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम अगला कदम नहीं उठा सकते। तो वहाँ पे बात तो हो रही है। अब हम जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम सुन रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि वहाँ पे लोग सवाल भी उठा रहे हैं और वहाँ पे तब्दीलियाँ भी आपको आना शुरू हुई हैं। यूनाइटेड नेशन की सतह तक आपको ऐसे पॉलिसियाँ भी आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में ये नेशनल कीर्तन पार्क है जिसे यूनाइटेड नेशन ने करार दे दिया है आलमी विरसा। उसी कीर्तन नेशनल पार्क से रिलेटेड कराची जैसा पॉपुलेटेड शहर बना हुआ है। उसका माहौलियात का सारा, अगर ये नदियों का सिस्टम है तो वहीं से फ्लो करके आते हैं कीर्तन से। अगर वो सिस्टम वहाँ तबाह होगा तो यहाँ का जो एक चेन वैसे भी बनता है ना, जो एक माहौलियाती चेन बनता है, उसमें चरिंद हैं, परिंद हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, पूरा सिस्टम है। एक एक करके आप उस चेन को तोड़ते हुए जा रहे हो, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हम 10 साल से ये कह रहे हैं कि खुदारा इस पे बात करें कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हाया हम इसको रोकना नहीं चाहते, हम या उस पर बात करना नहीं चाहते, ये क्लियर तो हो। एक तो निज़ाम ही ऐसा है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं, हो भी रही हैं, जिसमें माहौलियात भी शामिल है, जिसमें इंसानी हुकूक भी शामिल है और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक शऊर नहीं आएगा लोगों में, तब तक ये तबाही चलती रहेगी। ये जो आपने दिलचस्प बात की, इंसानी हुकूक और माहौलियात को आपने जोड़ा, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये दो अलग अलग सवाल होते हैं, तो ज़रा इनके आपस में जो रिश्ता है उसके बारे में कुछ और। अच्छा, माहौलियात के साथ इंसानी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हम शुरू में जब हमने ये जद्दोजहद शुरू की तो हमारे साथ सामने हमने जब इंडिजिनस की बात की, इंडिजिनस माहौल की बात की, तो बहुत सारे सवाल हमसे यही पूछे गए जो आप पूछ रहे हैं। तो हमने ये कहा कि जो ये यहाँ पे ये जो माहौल का चेन बना हुआ है, इसमें लोग भी हैं, इसमें हमारे जानवर भी आते हैं, इसमें हमारी नदियाँ भी आती हैं। आप इस सर्कल को तोड़ने के लिए एक एक करके सारी चीज़ों को निकालते जाएं, आपके हाथ में आकर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये मिली हुई हैं, जब तक आप इनको समझोगे नहीं, इसको समझाने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक लोगों में अभाम रहेगा। वो उसको अलग अलग करके पेश करते रहेंगे, लेकिन
अब ये वक्त है कि हम इस पे बात करें। अब ये बात है रियासती सतह पर हम ये बात करें कि भाई ये है, इसको जोड़ना होगा। इसको अगर हमने माहौलियात को अलग किया, इंसानी हुकूक को अलग किया, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। वैसे आपके इनके हिसाब से हमारे इलाके में, हमारे खित्ते में, पड़ोस में जो दूसरे ममालिक हैं, उधर क्या सूरत है? देखो वहाँ पे जहाँ तक जो मेरी अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जब नदियों की बात करते हैं तो सेव रिवर्स इंडिया में बहुत बड़ी मूवमेंट चली। उसमें उनके जितने भी पॉलिटिकल लोग थे वो जुड़े उनके साथ, उनके सेलिब्रिटीज़ जुड़े, आता कि उनके जो पीर गुरु जो होते हैं बहुत बड़े उनके हिंदुओं के, वो भी उनके साथ आके जुड़ गए। उन्होंने भी यही चीज़ें एड्रेस की जो हम कह रहे हैं कि सिर्फ नहर खुद नहीं होता, उसके साथ एक चैन होता है। उसमें लोग भी हैं, उसमें जानवर भी हैं, उसमें परिंदे भी हैं, सब कुछ है, जिंदा है। हाँ वो जिंदा है। नदियों को बहने दो, नदियों को रास्ता दो। ये जो मीठे पानी की आबी गुजरगाहें, ये जिंदगी की अलामत है। तहजीबें भी यहीं से शुरू होंगी। आप इनको ख़त्म करेंगे, तहजीबों के साथ दुनिया भी यहीं ख़त्म हो जाएगी। अभी उन्होंने गंगा को नॉन ह्यूमन पर्सनहुड स्टेटस है, हाँ। मगर ये एक शख्स है मगर इंसान नहीं है। ये इसका मतलब है। और ये पहले एक्चुअली जनूबी अमेरिका में शुरू हुआ था, मुझे लग रहा है ओरिनोको के साथ, जो कि कोलंबिया और वेनेजुएला में मौजूद है। तो उन्होंने ये मूवमेंट शुरू की कि जो हमारे माहौल है वो भी हम पर्सनहुड का स्टेटस दे सकते हैं। और गंगा में उन्होंने इनके बुलहन को भी ये नॉन ह्यूमन पर्सनहुड का स्टेटस उन्होंने दे दिया। हमारे जो बुलहन है, हमने इनको क्वीन ऑफ इंडस का स्टेटस दे दिया। मगर फिर भी मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा और भी जोर लगाना पड़ेगा। और रेती बजरी के बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दें, क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि जो सीमेंट है वो किस चीज़ से बनती है। रेती बजरी अगर आप देख लें तो एक कुदरती वाटर सिस्टम है। ये जो पहाड़ों से पानी जब मानसून में बरसात होती है तो जो पानी बह के नदियों में आता है तो उसमें छोटे छोटे ज़र्रात आते हैं रेती के, रेती बजरी के, जो वो नदियों में जो पहले तो बहुत भरा हुआ था, तो वो एक कुदरती फिल्टर सिस्टम है। उसी पानी जब फ्लो करके समंदर में गिरता था तो वहाँ से जो पानी जो रेती बजरी के नीचे से ज़ेर ज़मीन कुओं में और बोरिंग वगैरह में जाता था। जो कराची का मेन सोर्सेज है ज़ेर ज़मीन पानी का, तो वो वहाँ तक फ्लो करता था नीचे पानी के ज़खायर में। जब ज़ेर ज़मीन ये जो पानी है, ये पहले जब 1883 तक के बाद तक ये वैसे ही लोग पानी थोड़ा सा बंद बांधते थे और पानी फ्लो करता था ज़मीनों पे। अब इन्होंने 47 के बाद ये किया कि कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। दुनिया में कहीं भी एक आप ये कहते हैं कि एक नेमत है, एक रिसोर्सेज है आपका, आपकी ज़रात का, आपके पानी का, ज़ेर ज़मीन पानी का रिसोर्सेज है। इसको आपने तबाह करना यूँ किया कि आपने कंस्ट्रक्शन में सीमेंट से मिला के आपने वो महलें खड़ी करनी शुरू की, आपने अपार्टमेंट्स बनाने शुरू किए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कराची में जितनी भी ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो हमारे इस मल्लीर नदी के खून से सींची हुई हैं, क्योंकि इन्हीं का रेती बजरी इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ तक के 80 के अंदर यहाँ से रेती बजरी दुबई तक इंपोर्ट हुआ है। बड़ी बड़ी जहाज़ों में इसको ले जाया गया है दुबई, इमारात के दूसरे जो समंदरी ज़राए से। तो हमें हमारे ज़मीन के साथ हमारे इंडिजिनियस जो पॉपुलेशन है उनको, उनका जो इस्तेहसाल हुआ है वो बहुत बेदर्दी से हुआ है। और इसके नतायज सिर्फ ये नहीं कि हम भुगतेंगे, आगे मुस्तकबिल में जाके कराची के ऊपर इसके बयानात होंगे ये रेती बजरी निकालने के भी, और यहाँ पे जो ये जो सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही आएगी। अब ये खुदा करे कि इतना नहीं हो जितना हम सोचते हैं, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि फितरत के साथ आप खेलोगे तो फितरत अपना इंतकाम ज़रूर लेगी। और ये रेती बजरी काफ़ी आम भी है निकालना। ये दरिया सिंध पे भी हो रहे, ये रावी पे भी हो रहे, एंड इट रूइंस द होल इकोलॉजी ऑफ द रिवर, इट डिस्ट्रक्ट्स द वाटर। जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम है अभी यहाँ जो रेती बजरी निकाली है 70 सालों में जितनी निकली है, अगर इसको आप फिलअप करना चाहिए 200 साल या 150 साल और लगेंगे।
तो वो इन्वायरमेंट नदी का आपको फिर से बनाने के लिए जो इन्होंने तबाह किया है इस रेती बजरी को निकालने से। इकोलॉजी क्या चीज है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर मैं आपको कराची की मिसाल देके समझाने की कोशिश करूँगा। जब अंग्रेज़ आए, कराची उस वक्त सिर्फ पोर्ट की हद तक एक सिटी था। उन्होंने जब मास्टर प्लान दिया तो वो वहीं तक मौजूद था। डालमिया से इस तरफ मल्लीर हुआ करता था, वहाँ पे जंगलात थे, एक ये कहते हैं कि इंडिजिनस लोग हुआ करते थे। अमूमन जब शहर बनते हैं तो उनका एक मास्टर प्लान बनता है जो अंग्रेज़ों ने किया। 47 तक उसी हिसाब से कराची चलता रहा। कराची का एक बेहतरीन जो एक माहौल हुआ करता था, जिसको पेरिस से या पता नहीं लंदन से तशबीह देते थे। अगर याद हो तो बहुत सारों ने जिक्र किया है। तो उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। उस मास्टर प्लान के तहत शहर को रखा, उसमें उन्होंने दरख्त भी लगाए। उन्होंने वो जो आबी गुज़रगाहें थी, जो नाले थे, उनको उसी हिसाब से रखा। रेल पटड़ी बनाया, तो उसमें जहाँ से भी छोटी सी भी अगर नदी वहाँ से जो नाले गुज़रते थे उनके लिए उन्होंने पुल बनाए। तो एक पूरा सिस्टम बनाया। 47 के बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो उस वक्त इंडिजिनस लोग थे, हिंदू थे, पारसी थे, यहूदी थे, वो माइग्रेट करके चले गए। जो वहाँ से लोग आए, जो हुक्मरान तबका आया, उसका कराची के ज़मीन से लेना देना नहीं था। सही। ठीक है, वो यहाँ पे आए, जो नए आए उन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि हम कौन सी ज़मीन पे रहें। भाई एक आज़ाद मुल्क है, हम यहाँ जहाँ चाहे दिल चाहे रह सकते हैं। तो उन्होंने यही किया, एक बेहंगम तरीके से। दरख्त भी कट गए, आपके नाले भी तबाह हो गए, आपका जो एक एनवायरनमेंट था जो कराची के आसपास उस वक्त था वो तबाह हो गया। ठीक है, अभी भी आप जाएं, आपको मैं 2-3 चीज़ें अगर मैं निशानदेही करूं तो आप रेल पटड़ी के साथ जाएंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे पुल। वो रास्ते नहीं थे, वो आबी गुज़रगाहें थी, नाले थे जहाँ से पानी गुज़रता था। आज आप जाएं तो नाता खान के ऊपर जो पुल बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ है कोई नहीं, आज के जनरेशन में कोई नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ से लट नदी गुजरती थी। ठीक है, अब लट नदी आपको गड्ढा की सतह तक तो मिलता है कि एक नदी है बाकायदा, लेकिन इस तरफ आपको लट नदी नहीं मिलेगी। जब मानसून की बरसातें होती हैं, लट नदी बह के आता है तो आपको सब्जी मंडी में पानी मिलेगा, सैदी टाउन डूबता हुआ मिलेगा। क्योंकि जब वो कुदरती अब जो पानी की गुजर गया वो तो अपने रास्ते पे आएगा, उसके सामने वो रास्ता नहीं बदलेगा जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे नील का रास्ता उन्होंने तब्दील किया था उस तरह आप उसका रास्ता तब्दील नहीं करोगे, उसको रास्ता प्रॉपर नहीं दोगे, वो तो अपने ही रास्ते फॉलो करके आएगा। अगर इस शहर के अंदर कोई मास्टर प्लान होता 47 के बाद और उस मास्टर प्लान के मुताबिक इस शहर को बढ़ाया जाता तो आज इस तरह नहीं होता। शहर का पूरा इकोलॉजी तबाह हो गया, उसका एनवायरनमेंट पूरा तबाह हो गया। अब जो बचा कुचा है जिसकी वजह से ये सारा कराची सांस ले रहा है, अब उसको तबाह करने की बारी आ गई है। कोई बात नहीं कर रहा। आप यहाँ पे जो बेधड़क जमीनें दी जा रही हैं। और आप जो ये सांस लेने की जो बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि कराची के लोग जो सांस ले पा रहे हैं वो इस इलाके की वजह से, इसके बारे में और कुछ? क्योंकि दरख्त होगा तो ऑक्सीजन बेहतर तरीके से इंसान को मिलेगा। अब दरख्त काटो, दरख्त को बताओ, आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड को तबाह करो तो वो ऑक्सीजन वो पेवर नहीं होगी। ठीक है, समंदरी हवाएं रुकती किस लिए हैं? क्योंकि जब ये जो इन्वायरमेंट है वो नहीं मिलेगा ना तो समंदरी हवाएं रुक जाती हैं, वो मौसम तब्दील हो जाता है। तो उसकी वजह से ये सारा सिस्टम जब है तो कराची सांसें ले रहा है। इस सिस्टम को अब तबाह करोगे तो वो जो हीट वेव्स हैं वो और भयानक होते जाएंगे। अभी हम 45 को बर्दाश्त नहीं कर रहे कराची के अंदर। कराची के टेम्परेचर 40 होगा तो यहाँ पे 42 होगा, वहाँ पे 45 होगा तो यहाँ 47-48 होगा। यहाँ हीट वेव्स नहीं आते, यहाँ लोग गर्मी से नहीं मरेंगे क्योंकि दरख्त है, यहाँ का माहौल है, लेकिन कराची के अंदर लोग मरेंगे। अच्छा, अगर इकोसिस्टम कोई तबाह होता है तो उसको दोबारा जिंदा किया जा सकता है? उसको सदियाँ लगेगी। सदियाँ? हाँ, यहाँ पे आप बिल्डोजर फेर दो, अब फिर आप कहोगे कि नहीं ये गलत हो गया, हम इसको फिर से बनाने हैं, तो फिर उसको आपको साल लगेंगे, बहुत अरसा लगेगा। उसके बीच में जो तबाही है उसके असरात आपको भुगतना पड़ेंगे। नेचर के इनके अपने रास्ता है, तरीका है, याद भी है। So even the most polluted river can heal. Even Liari, if we stop dumping in Liari, it will heal.
अच्छा, ये इकोलॉजिकल जो तबाही है उसके साथ इंसान की एक तो वैसे ही तबाही है, मतलब जो खास तौर पे इंडिजिनस लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा, और फिर बाद में दूसरी ज्यादा अंदरूनी तौर पे इंसान का ये जो निज़ाम है अच्छा, उसका इसका क्या ये असर है? पहले इस इलाके में बीमारियां नहीं थी। हम छोटे हुआ करते थे तो शुगर का नाम हमने नहीं सुना था, हमने पीलिया ये जो हेपेटाइटिस है इसका नाम नहीं सुना था। लेकिन अभी इस एरिया में मैं कह रहा हूँ शुगर के मरीज़ बहुत सारे हैं, दिल के मरीज़ बहुत सारे हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस तो पूरा फैला हुआ है। तो ये सारे वो नताइज हैं जो अभी हम भुगत रहे हैं, जो इस इलाके में इस बैरिया टाउन के इस रेती बजरी के उठाने से ADHA के आने से हम ये भुगत रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। अगर हमने ये नहीं बचाया तो मुश्किल है कि ये सारी कराची में भी बहुत सारी आपको मिलेंगी ऐसी अभी बीमारियां जो फैल रही हैं, यहाँ तो जल्द की बीमारी भी है वो वहाँ पे भी है, तो ये फैलेंगी। अगर हमें कराची को बचाना है, इस दुनिया को, क्योंकि कराची भी दुनिया में ही आता है, अगर हमें कराची को बचाना है, उसके माहौलियात को बचाना है, तो ये खित्ता ज़मीन जिसे मल्लीर कहते हैं, जहाँ अभी भी ज़राअत होती है, जहाँ अभी भी नदियों का एक मीठे पानी का एक खूबसूरत एक चैन बना हुआ है, हम इसको नहीं बचा पाएंगे, इसको हम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, मिल्स और दूसरे उनके लिए तबाह करेंगे, ना कराची सांस ले पाएगा और ना ही ये दुनिया, क्योंकि हम दुनिया से मिले हुए हैं, अलग नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ बलोच साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर साहब। कमाल की बात है कि ये जो आपने अभी गुफ्तगू की है, इसकी हमारे जो हबीब लिबरल कोर प्रोग्राम है, जिसको सारे के सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो साइंस एंड इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के हों, सबको लेना पड़ता है। उसका नाम है व्हाट इज़ मॉडर्निटी, कि जदीदियत क्या है। और उसमें जदीदियत के हम 4-5 पहलू जो हैं वो दिखाते हैं। एक तो ये तरक्की का तसव्वुर, जिसने दुनिया में मेरे ख्याल में कोई और ऐसा तसव्वुर या आइडिया नहीं होगा जिसने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई हो दुनिया में। उसके बाद फिर पॉलिटिकल मॉडर्निटी यानी कौमी रियासत, फिर उसके बाद इकोनॉमिक मॉडर्निटी जिसमें कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं, फिर मॉडर्निटी एंड इकोलॉजी की एक होता है। तो मॉडर्निटी एंड इकोलॉजी में अभी जो हमने किताब पढ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, अमिताभ घोष की नई किताब है नटमेग्स कर्स, पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। तो उसके अंदर उसने बिल्कुल वही जो आपने बातें की उससे मिलती जुलती बाकी दुनिया में भी इसी तरह के अवामिल जारी हैं। पाकिस्तान जैसे आपने कहा, कराची पाकिस्तान में है, पाकिस्तान दुनिया में है, इसी दुनिया में। एक तो ये कौमी रियासत जो है उसने लोगों के दिमागों में ये बात बिठा दी है कि पता नहीं, जैसे कि ममालिक जो है, मुल्क जो है, वो अलग अलग प्लैनेट्स हैं। बिल्कुल। सो इस लिहाज से मेरे लिए ये बहुत ही एक तरीके से रूह परवर भी थी, क्योंकि जो मैं अभी पढ़ा के आया वो आपके साथ गुफ्तगू हो गई और आपने सही मानों में हमें समझा दिया कि वही अवामिल हमारे यहाँ किस तरीके से जारी हैं। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।